हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। एयरफोर्स एक्स एंड वाई जो भी मेडिकल है, एग्जाम है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। कोशिश रहेगी ये कि पूरा डिटेल में जाके बताऊँ, मतलब एक एक पॉइंट पे डिस्कस करूँ। और फीमेल का पूरा एक एक पॉइंट पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैं फीमेल हूँ नहीं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जब तक आप उस चीज़ से होके गुजरोगे नहीं, तब तक आपको उसका एक्सपीरियंस बढ़िया से होता नहीं। अभी रिसेंटली मैंने एसएससी सीपीओ का भी मेडिकल 10-15 दिन पहले दे के आया है मेरा। तो अभी बहुत सारी चीज़ें माइंड में है जो कि मैं डिटेल में मेल्स के बता दूंगा। और जनरल चीज़ें जो मेल एंड फीमेल दोनों में चेक होती है, वो चीज़ें बताता हूँ। कुछ चीज़ जो ऑफिशियल साइट पे है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो कि फीमेल्स का होता है और एक्सप्लेन ना कर पाऊँ शायद मैं। बिकॉज मेडिकल टर्म्स में बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आता। जब आप जाओगे ना तो आपको भी समझ में नहीं आएगा डॉक्टर ने क्या लिख दिया। फिर आपको पूछना पड़ता है। देखो, जैसे कि मेरा भी था, मेरे को मिला था, मैंने बताया था बीपी और पल्स में। तो पल्स को उसने कुछ और लिख दिया। पल्स मतलब होता है फास्ट हार्ट बीट। उसने उसको पता नहीं क्या कुछ और लिखा, ट्राइको कार्डरे या फिर कुछ ऐसा करके उसने लिख दिया। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि भैया ने लिख क्या दिया इसके अंदर। बाद में जब गूगल करके देखा तो उसका मतलब था कि फास्ट हार्ट बीट, जिसको हम लोग अपनी भाषा में पल्स कहते हैं। तो ऐसे ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि ऐसे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर देंगे कि मतलब इस जन्म में तो समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। चलो उसको डिस्कस करते हैं, मेडिकल में क्या क्या होगा और क्या क्या। अभी कमेंट करने से पहले ना पूरा वीडियो देखना, तब कमेंट करना कि मुझे ये है, इसका इलाज क्या है। मतलब इलाज तो नहीं बता पाऊंगा, बट मेडिकल में फिट होगे कि नहीं होगे, ठीक है। वो सभी चीज़ों पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले कमेंट मत करना, बट उसके पहले अगर आप जीडी में अपियर होना चाहते हो इस बार की, जीडी का मतलब एयरफोर्स फेज 2 का जीडी, तो फेज 2 की पीडीएफ जो है ना हमारे पास, जिसमें 23 टॉपिक्स है। हमने एक पीडीएफ बनाया है जो कि 10 करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स है। इसके अलावा 13 जो है ना स्टैटिक्स और प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स मिला के हमने 23 टॉपिक पे एक नोट्स बनाया है पीडीएफ का। इस पीडीएफ में आपको इसे डिटेल्स में लिखा हुआ दिखेगा। जो करंट अफेयर का टॉपिक है उसकी वोकैबुलरीज भी मिल जाएगी। और इसको लिखने के लिए ना ऐसा नहीं कि हमने अपने घर से कुछ लिख दिया है। ऑब्वियसली हमने विकिपीडिया का हेल्प लिया है, गूगल का हेल्प लिया है। आप चाहो तो खुद भी गूगल करके पढ़ सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट का रेफरेंस लिया है। बिकॉज G20 समिट में क्या हुआ, तो हमको क्या पता घर बैठे बैठे क्या हुआ। हमने न्यूज का लिया, गूगल का सहारा लिया। तो ऑब्वियसली कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने इंटरनेट से हेल्प लिया है। भैया, हम चैट जीपीटी के मालिक थोड़ी हैं कि हमको चैट जीपीटी के अंदर सब कुछ क्या क्या पता है। पहले हमको पढ़ना होता है, फिर हमको बताना होता है। तो थोड़ी बहुत या तो आप खुद से भी गूगल करके लिख सकते हो, बट अगर आप टाइम बचाना चाहते हो, कम टाइम के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उन पीडीएफ को अगर बाई करके पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सअप करके बाई कर सकते हो 7279047787। और इन 23 टॉपिक को पढ़ लेने पे ना एक चीज़ है, मान लेते हैं कि आपके शिफ्ट में इसमें से कोई टॉपिक नहीं आया, कुछ और टॉपिक आ गया, तो आप इस लायक हो पाओगे ना कि इन सभी में से रिलेट करके आप उस टॉपिक पे बढ़िया बोल दोगे। ठीक है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स में इतने अच्छे से लिखे गए हैं ना कि 23 है ना, 50 टॉपिक्स पे बोल पाओगे इनकी मदद से। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप कर लो। या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नए बैच में पढ़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन क्लासेज हैं A to Z स्टडी ऐप पे। जस्ट 600 रुपये में आपको वाई ग्रुप की कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, साथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और पेड पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके आराम से बैचेस को ज्वाइन कर पाओगे। और मैं गारंटी देता हूँ बढ़िया से पढ़ लोगे तो सिलेक्शन होगा। फालतू कंटेंट नहीं, और इंपॉर्टेंट कंटेंट देते हैं हम लोग। कुछ भी समझ में ना आए तो व्हाट्सअप करके पूछ लेना। ठीक है, आ जाओ। अभी मेडिकल के ऊपर मैं एक ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा, जो मेल एंड फीमेल दोनों को चेक होता है। ठीक है, जो एक चीज है नॉर्मल, जैसे आपकी आई टेस्ट होंगी। ठीक है, आई टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट, मतलब रिक्वायरमेंट है वो बताऊंगा। आई टेस्ट होगा, ठीक है। अगर किसी का एयर्स टेस्ट हो रहा है, कान का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। किसी का नोज का टेस्ट हो रहा है, नोज का कहोगे, नाक में क्या है भाई, नाक में क्या टेस्ट होता है, नाक में भी टेस्ट होता है जिसको डीएनएस टेस्ट कहते हैं। ठीक है, किसी का माइल्ड डीएनएस होता है, किसी का सीवियर होता है। तो माइल्ड डीएनएस जो है, माइल्ड डीएनएस चल जाता है, जिसके अंदर हल्की सी नाक की जो आपकी वो हड्डी, मान लेते हैं ये आपकी नाक है। ठीक है, वैसे फोटो मेरी अच्छी नहीं है, तो इस नाक का जो हड्डी होता है ना किसी का, ये जो मान लेते हैं कैसे नाक बनता है यार, मेरे को फोटो बनाने नहीं आता। ये मान लो आपका नाक है, ठीक है। तो ये जो हड्डी है बीच में आती है ना, किसी का एकदम सीधा होता है, बहुत रेयर लोगों का सीधा होता है। अगर 100 लोग हैं तो हो सकता है उसमें से 5 या 6 का सीधा हो। हल्का हल्का मान लो किसी का मान लो ऐसे हल्का मुड़ा रहेगा, ये दिख रहा है मुड़ा हुआ। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं ना जिसका ये पूरा ऐसे मुड़ जाता है कहीं बीच में। तो फिर ये प्रॉब्लम है। हल्का सा मुड़ना जनरल नॉर्मल चीज है, इसको माइल्ड डीएनएस वगैरह कहते हैं। इससे फिर प्रॉब्लम क्या होता है ना कि नाक, उसका एक साइड का नाम, जिधर ये मुड़ गया है ना उधर का नाक हमेशा जाम टाइप का रहता है। उसको जुकाम कम होगा तो उधर से ज्यादातर सांस नहीं ली जा पाएगी, जनरली भी उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा।
ठीक है, अगर मान लो हिल एरिया में दे दिया जाए, उसको कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, और बहुत सारे कुछ साइड प्रॉब्लम होंगे जो हमको पता नहीं है, बट इस चीज में पॉइंट बनते हैं। ठीक है, इसको वो लोग चेक कर लेते हैं। ईयर्स में क्या है ना, आपको वैक्स साफ करा के जाना है, कान साफ करा लेना। और मैं रिकमेंड करूंगा कि 7 डेज से पहले मत साफ कराना। ऑलमोस्ट जब 7 दिन है मेडिकल में तब कान को चेक कराना आप लोग, ठीक है। क्योंकि वैक्स का क्या चीज है भाई, वो कभी भी बन जाता है। ठीक है, आपने खुद भी देखा होगा, हमने साफ किया 5-7 दिन के बाद फिर से कान में आ जाता है कभी कभार। तो वैक्स मतलब कान को साफ करा के जाना दोनों को, और डॉक्टर से एक बार चेक करा लेना। ठीक है, अगर वैक्स ना हो तो भी फिर भी ड्रॉप वगैरह डलवाने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ी सी हार्मफुल हो जाती है। और मेरा अगर कहो ना तो मैं चेक करा के नहीं गया था, क्योंकि मेरे को पता है मेरा कान साफ था। मैंने डॉक्टर से देखा तो उन्होंने ऐसी टॉर्च जला के देखा, बोला बेटा तुम्हारा साफ है, ड्रॉप डाल दो। मैंने भैया नहीं, छोड़ दो, जब साफ है तो फिर जबरदस्ती नहीं करना। फिर उन्होंने एक मशीन कान में लगाया। ठीक है, वो तो सबका कान चेक होगा, तो कान में मशीन लगाया और जो मेम्ब्रेन होता है अंदर, उसने बोला कि कान साफ कराए थे। मैंने बोला हाँ कराया था। तो बोला ठीक है तेरा बेटा मेम्ब्रेन दिख रहा है, साफ दिख रहा है, जाओ। तो मेम्ब्रेन उसको दिखा तो डॉक्टर ने मेरे को बोला ठीक है। आई कैसे चेक होती है मैं सब बताऊंगा, चार्ट्स वगैरह सब बताऊंगा, सारा जुगाड़ क्या वो बताऊंगा। तो ये जो थे आईज, ईयर्स, नोज और साथ में टीथ। टीथ का क्या सीन है भाई, ये 14 डेंटल पॉइंट देखते हैं। टीथ में अगर किसी का दांत वात ज्यादा टूट गया है तो फिर प्रॉब्लम है, दांत को साफ करा के जाओगे आप। ठीक है, जो मतलब मसूड़े वसूड़े चेक करते हैं, मसूड़ा भी स्ट्रांग होना चाहिए। मसूड़ा में अगर उनको कुछ प्रॉब्लम लगे, वैसे तो हमारे में किसी को दांत में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, जनरली सबका दांत ठीक ही होता है। एक बच्चे ने कैप भी लगा रखा था तो उसको कुछ टोका नहीं गया, या तो डॉक्टर पकड़ नहीं पाया होगा, या फिर डॉक्टर तो पकड़ ही लेते, उनको लगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उसको कुछ बोला नहीं। बाकी दांत का मेरे से पूछो ना कि ये सीन है वो सीन है, तो मैं डिटेल में जाके नहीं बता पाऊंगा कि दांत में वो लोग जनरली क्या। बट एक चीज मैं बताऊंगा कि 14 डेंटल पॉइंट्स, जैसे 32 दांत होते हैं ना, उनमें से एटलीस्ट 14 डेंटल पॉइंट उसके सही होने चाहिए। ठीक है, 14 दांत नहीं, 14 डेंटल पॉइंट, ऊपर ऊपर मिला के आपका लगभग 28। ठीक है, तो वो जो है ना, और ये दांतों में जो आपको गम्स लगे थे, मतलब वो कीड़े वगैरह लगे हैं, जो भी आप कहते हो उसको अपनी भाषा में, काला काला दांत, वो सब साफ करा के जाओगे आप। ठीक है, साफ जैसे भी कराना करा लो, या तो फिर मैंने साफ नहीं कराया था, मेरी साफ थी। ठीक है, हल्का हल्का दांत पीला है उससे प्रॉब्लम नहीं है, हल्का हल्का पीला है प्रॉब्लम नहीं है, वो जो काला काला बैठ जाता है ना चारों तरफ, मतलब बहुत ज्यादा, वो बहुत प्रॉब्लम करेगा। वो अनफिट कर सकते हैं या फिर रीमेडिकल दे सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये सभी चीजें, मतलब रीमेडिकल नहीं देते हैं आपको, रीमेडिकल के लिए अपील करना होता है। वो अनफिट करेंगे तो आपको अपील करना होगा। तो दांत वगैरह साफ करा लो। सिर्फ पीला है अगर दांत हल्का हल्का, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, उससे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। पीला हल्का हल्का आजकल सब कुछ हो जा रहा है, बहुत सारा उल्टा सीधा चीज खाने से, जरूरी नहीं कि आप ब्रश कर रहे हो फिर भी दांत पीला है, कुछ खाना ही ऐसा होता है जो कि दांतों को हार्मफुल होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी पीला हो जाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर काला काला बैठा है तो उसको साफ करा लो, और साफ अभी करा लो बेटर रहेगा पहले, बिकॉज दांत साफ कराओगे ना अगर मशीन से कर रहे हो तो कहीं कहीं जो मसूड़े होते हैं आपके छिल जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा रिकवर होने में 5 दिन 4 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, और दांत साफ कराने के बाद अगर मशीन से करा रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर कोई करा रहा है और कहीं भी कट लग रहा है, ठीक है, आपके मसूड़ों में, तो आप एक टिटनस का इंजेक्शन ले लेना जरूर। टिटनस का इंजेक्शन लेके जाना, ऐसे मत रहना। कुछ लोग, कुछ जो दांत साफ करने डेंटिस्ट होते हैं बता देते हैं, कुछ लोग नहीं भी बताते हैं, थोड़े चौपट टाइप के होते हैं, झोला छाप। अगर झोला छाप से करा रहे हो, एरिया में वही है, तो आप एक टिटनस का इंजेक्शन लोगे, ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो खैर ये जो बेसिक सी चीजें रही, और नौकनी वगैरह क्या है मैं बताऊंगा आगे चल के। अभी हाइट का क्या सीन है, हाइट आपका 152 सेंटीमीटर मेल के लिए होना चाहिए और फीमेल का 152। और वेट क्या होगा ना, हाइट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग, मैं जाऊंगा इस चीज पे सब डिटेल में जाऊंगा, वेट का क्या चार्ट होता है, एज के अकॉर्डिंग सब बताऊंगा। चेस्ट में बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, चेस्ट जितना है चलेगा मेल के लिए। ठीक है, बस 5 cm आपको एक्सपैंड करना है। ठीक है, हियरिंग में क्या होना चाहिए आपको, कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मल हियरिंग। ठीक है, मतलब आप नॉर्मली जो बात कर रहे हैं आप सुन सकोगे, ऐसा नहीं कि बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, सुन रहे हो बाकी सुनते ही नहीं हो। कान में तो मशीन लगा के मेम्ब्रेन चेक ही करेंगे, साथ में 6 मीटर की एक रूम में ले जाएंगे, बंद रूम में 6 मीटर की दूरी पे आपको सीधा या फिर उल्टा करके, हमारे टाइम में उल्टा करके, मतलब उल्टा का मतलब ये नहीं कि सर नीचे पैर ऊपर, मतलब हमारा फेस दीवार की तरफ, डॉक्टर साहब हमारे पीछे, इसको उल्टा मैं कह रहा हूँ, ऐसा मत समझ लेना कि सर नीचे और पैर ऊपर कर देंगे, वो चीज नहीं। तो पीछे की तरफ खड़ा कर दिया हमको, और वो पूछ रहे थे ना, उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, बोलो कहाँ से आए हो, तो हमने अपना बताया सर यहाँ से आए हैं। ठीक है, शादी हो गई है, तो हमने कहा नहीं सर। बच्चे हैं, अरे भैया शादी नहीं हुआ तो बच्चा कहाँ से, बड़ा मस्ती ले रहा था वो डॉक्टर, तो हमने कहा नहीं सर। ठीक है, तो ये सब चीजें नॉर्मल सवाल पूछेंगे, उसमें आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, और वो चिल्ला के नहीं बोलेंगे, मतलब जैसे हम लोग फुसफुसाते टाइप है ना, धीरे धीरे बोलते हैं। वो जिसका कान ठीक है
वो सुन ही लेता है। हमारे में किसी को इसका पॉइंट नहीं मिला, वो सब सुन ही लेते हैं। ठीक है, बस आपको कंसंट्रेशन करना होगा कि डॉक्टर साहब की बातों पर डरना नहीं है, बस अपना दिमाग खाली उनकी तरफ लगाना है। आंख बंद कर लेना, वैसे सिचुएशन में आंख बंद कर लो। और एक बार ऐसा हमसे किया गया कि उनका असिस्टेंट आया, हमारे 2 कान है, आपको पता होगा हमारे 2 कान होते हैं, एक कान में उसने फिंगर डाल दिया, ठीक है, और दूसरा कान खुला रहने दिया। इस कान से सवाल पूछा, मतलब बोल रहे थे तो इस कान से सुनना था, फिर आया असिस्टेंट, दूसरा कान ढका और इससे पूछ, मतलब देख रहे दोनों कान का वेवफ्रंट ठीक है कि नहीं, इस तरीके से भी पूछते। अब देखो एयरफोर्स में हो सकता है कि कान ना भी बंद करके चेक कर ले और एक कान बंद करके भी चेक कर ले। एक बार बंद करके चेक करते तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, सब सुनाई देता है, बढ़िया से सुनाई देता है। ठीक है, रिलैक्स रहना। एक कान बंद करेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि जो कान बंद हो रहा है उधर से भी आवाज आ रहा है, डब 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 करके, बट कोई टेंशन नहीं, जब डॉक्टर साहब बोले तो उन्हीं की तरफ ध्यान रखना, सुन लोगे। डेंटल पॉइंट मैंने बता दिया आपको डिटेल में जाके। कैप वैप अगर लगी है तो टेंशन मत लो, जाओ, क्योंकि ऐसे भी आप सोच रहे हो कि नहीं हमको डेंटल पॉइंट में डाउट है, तो खुद से डाउट मत बनाओ। डेंटल पॉइंट में छटने की चांस कम होती है। अगर मान लेते हैं 7-8 दांत टूट गए हैं तो फिर प्रॉब्लम। ठीक है, तो फिर ये चीजें हैं, तो डेंटल पॉइंट से घबराओ नहीं, फिर दांत साफ करा के चले जाओ। साइड में कैप वैप भी है, कोई इशू नहीं है, जाओ आप। ठीक है, अब हाइट और वेट का देख लो सीन क्या है। मिनिमम एज जो है ना, देखो पहले बता रहा हूँ, ये तो 150 से ऊपर आ जाओ, ये 150 इसको खत्म कर दो। 150 अगर 8 है आपकी, अगर एज 17 से 20 साल के बीच में हो, तो मिनिमम अगर 151 है तो मिनिमम हाइट 41, सॉरी मिनिमम वेट आपका 41 होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम 50.2 होना चाहिए। अगर आप 20 साल से ज्यादा हो, 30 साल के बीच में हो, तो 52.4 होना चाहिए। इस तरीके से अपना हाइट देखो, इधर मिनिमम वेट देखो, और यहाँ से 17 से 20 साल देखो, ऊपर में लिखा है ना 17 से 20 साल, इसके बीच में आते हो तो ये दिन देखो, और 20 साल से ज्यादा हो तो ये वेट देखो। ये पूरा बीएमआई चार्ट उनके पास होता है। ठीक है, और किसी का इस वाले में आ रहा है लड़कों में, क्योंकि लड़कियां तो जनरली इस वाले में आ जाएंगी। ठीक है, लड़कों का अगर सीन है यहाँ पे, मेरे हिसाब से लड़कियों का वेट करते हैं कि नहीं मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। ठीक है, जनरली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लड़कियों का क्या हुआ, मेरे को मैं जाके देखा नहीं था लड़कियों वालों में, मैं लड़कों वाले साइड में था। गर्ल्स का भी हो रहा था मेडिकल, बट वहां पे एंट्री नहीं मिली थी, तो एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, बट कोशिश करना है कि इसके बीच में अपने आप को मेंटेन करके रखने का। फिर बॉयज का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब बॉयज जो है, अगर आपका हाइट इसके अंदर आ रहा है तो आपको देखो मिनिमम आपका देख लेना इस साइड है, 17 से 20 साल वालों अपना मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम में प्रॉब्लम है, मिनिमम में चल जाता है। अगर मान लो मिनिमम में अगर 1-2 केजी 3-4 केजी कम भी है ना, तो वो एक्सेप्ट कर लेते, बोलते जा बेटा खा पी के ऐस करो। ठीक है, खा पी के वेट बढ़ा लेना। अगर मैक्सिमम है 6, 7, 8, 10 केजी ज्यादा है तो फिर ओवर वेट में प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, ओवर वेट एक्सेप्टेड नहीं रहता है। री मेडिकल देंगे तो फिर आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा, डाइट करना पड़ेगा, भूखे प्यासे रनिंग करना पड़ेगा। तो जो भी चीज है अभी से मेंटेन कर लो। रनिंग वगैरह कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका वेट तो कम हो ही जाएगा। अच्छा है कि मेडिकल फिजिकल एक साथ करा रहे, ताकि सब कुछ बैलेंस रहेगा। अभी हमारे में ऐसा नहीं होता, बहुत लोग तो ओवर वेट करके चले जाते हैं, और मेरा तो आइडियल वेट था इसके अंदर। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग आईज का देखते हैं। देखो ऐसे ना 6/12 आईज एक्सेप्टेबल है। ठीक है, करेक्टेबल 6/6 ईच है। अगर आपका आंख 6/6 है बहुत बढ़िया। अगर 6/12 भी है ना, अगर आप चश्मे यूज करते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप चश्मे यूज करते हो तो लेके जाना। यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड ब्रिंग प्रिस्क्रिप्शन एंड स्पेक्टिकल्स फॉर करेक्टेड विजन। अगर आपका स्पेक्टिकल्स लगा के 6/6 बन जाता है, देखो 6/6 चश्मा पे भी 6/12 आ रहा है तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। चश्मा पहन के 6/6 हो जा रहा है तो चलेगा, लेकिन अपना चश्मा लेके जाना होगा इफ यूज, अगर आप यूज करते हो तो। और कोई प्रिस्क्रिप्शन है किसी टाइप का, अपने आंखों का मतलब कुछ करा रखा है ना, चेकअप वगैरह, तो वो लेके जाओ आप। ठीक है, और शुड बी विद इन अ मंथ प्रियर टू अपीयर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये चीज थोड़ा ध्यान देना। अगर मान लो एक चीज मैं बता रहा हूँ, गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, मैं आइज के ऊपर फिर से आऊंगा, किसी भी टाइप का बॉडी में आपका 1 महीना या 4 महीना, 5 महीना, 1 साल, 5 साल, 6 साल सर्जरी हुआ है और बॉडी के अंदर कट मार्क्स दिख रहे हैं हल्का फुल्का भी, अगर उसका रसीद डॉक्टर के द्वारा या फिर जो भी चीज आप कहते हो रिसिप्ट या फिर रसीद, ठीक है, जो भी है, अगर आपके पास है तो वो लेके जाना। अगर मान लो हमारे साथ टाइम में क्या हुआ था, किसी का ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था तो पेट के पास उसका कट मार्क्स दिख रहा था। एक लड़की का भी शायद हमने सुना था, क्योंकि जनरली लोग बात कर ही लेते हैं जब बाहर आते हैं तो, क्या भाई तुम्हारा क्या हुआ, तुम्हारा क्या हुआ।
तो ऐसा था उसके साथ भी, लड़की का भी, और हमारे बैच में भी धीरज नाम का भी एक लड़का था, बिहार का ही था, मोकामा डिस्ट्रिक्ट से। तो दोस्त टाइप का था, उसका भी पेट में शायद कुछ ऑपरेशन ही हो रहा था, तो उसको दौड़ाया काफी दिनों तक उन्होंने। ठीक है कि भाई उसका सीटी स्कैन और पता नहीं क्या क्या झूठ मूठ, भाई उसका बचपन में ऑपरेशन हुआ था, वो लड़का जवान हो गया, फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, अब उसको क्या दिक्कत है, फिर भी उन्होंने दौड़ाया। लास्ट मतलब 4 5 6 दिन दौड़ा के लास्ट में फिर उसको फिट किया गया, वो भी छोड़ो ज्यादा नहीं बोलूंगा किस तरीके से किया गया, वो जानता होगा। ठीक है, बस किया वहां पे, लेकिन एयरफोर्स में वैसा कुछ नहीं होगा, बढ़िया से होता है एयरफोर्स में, जिन्हें होता है ऑनेस्टली होता है। तो आप एक चीज है आपको ना, वो चीजें कोई भी अगर आपने ऑपरेशन कराए तो ऑब्वियसली डॉक्टर से कराए होंगे, तो एक बढ़िया सा उसने लिख के दिया होगा सब कुछ, क्या क्या किस डॉक्टर से हुआ है, किस डेट को हुआ है, क्या प्रॉब्लम था, तो उससे चीजें आसान हो जाती है। अदरवाइज फिर रीमेडिकल दे देंगे तो परेशानी होती है। ठीक है, अब देख लो आईज के ऊपर आते हैं। जनरल हेल्थ तो ठीक है, मतलब जनरल हेल्थ सही होना चाहिए आपका, उठने बैठने चलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी तो वो सभी चीजें स्क्वाड टेस्ट के अंदर करा लेते हैं, स्क्वाड टेस्ट भी एक प्रकार का मेडिकल टेस्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, होता है ना अनेबल टू स्टैंड, अगर स्क्वाड टेस्ट बढ़िया से नहीं कर पाओगे ना, तो वो लोग कहते हैं अनेबल टू सिट, ये बच्चा बढ़िया से बैठ नहीं पाएगा। ठीक है, वो पकड़ लेते हैं, हमारे में था एक, उसको ना उठक बैठक करा रहे थे बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से, और वो बढ़िया से बैठ नहीं पा रहा था, दोनों हाथ को साइड में करके गिर जा रहा था, तो उसको मेडिकल पॉइंट बना कि अनेबल टू सिट, जबकि कहीं भी पीडीएफ के अंदर मेंशन नहीं था ऐसा कोई पॉइंट, फिर भी उसको लेकिन री मेडिकल में फिट किया गया। भाई री मेडिकल में जाने से पहले उसने काफी एक्सरसाइजेस की थी, आदत हो गई उसकी, तो वो बैठने लगा बढ़िया था। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं। अब विजुअल स्टैंडर्ड के किस तरीके से आंख टेस्ट करेंगे, आंख टेस्ट करते हैं मिनिमम 20 मीटर का होता है। वो 20 मीटर किस तरीके से, तो या तो अगर कोई चार्ट दीवार पे चिपकाया है या फिर मिरर का यूज नहीं कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, डायरेक्टली या तो बोर्ड होता है, लाइट होता है, लाइट वाला बोर्ड होता है, डायरेक्टली बाहर फिजिकल बोर्ड यूज कर रहे हैं वो लोग, तो आपको 20 मीटर की डिस्टेंस में खड़ा कराएंगे और एक आंख बंद करा के एक से पढ़ाएंगे, फिर दूसरी आंख बंद करा के एक से पढ़ाएंगे। वो मतलब आंख को ढक लेते हैं किसी चीज से, आपसे एक एक करके पूछेंगे बताओगे, या फिर अगर मिरर में दिखाएंगे, मतलब एक साइड में चार्ट लगा रहेगा, आपको वो चार्ट नजर नहीं आएगा, चार्ट का इमेज आपको एक शीशे के अंदर दिखेगा, तो उस सिचुएशन में आपको 10 मीटर की दूरी पे रखेंगे, ताकि ऑटोमेटिकली 10 + 10 बन के 20 मीटर बन जाता है। ठीक है, तो आप पढ़ पाओगे तो पढ़ लोगे, और चार्ट के बारे में पूछोगे। देखो जब हमने बहुत बार दिया, और मेरे टाइम में ना जनरली यही 2 चार्ट ज्यादातर मैंने देखा है, मतलब ज्यादा क्या यही 2 चार्ट मैंने देखा है, चार्ट तो बहुत सारे होते हैं आई टेस्ट के लिए, जनरली जो मैंने देखे यही 2 चार्ट। तो आपको देखो ये इंग्लिश वाला जो है ना, मैं बता रहा हूँ, देखो ये वाला ये 60 है, आपको ना वाई जाई तक याद कर लेना, ये जहां तक इस वाले लाइन को याद कर लो, बिकॉज 6/6 वाला यही है। क्योंकि देखो जनरली अगर फिजिकल चार्ट टांग देते ना, तो कभी कभार वो ब्लर हो जाता है, बार बार कुछ रखने पे, फिंगर रख के पढ़वाने पे, या फिर लाइट की व्यवस्था सही नहीं रहती, तो वो भी आपको कभी कभार नहीं दिखता है। तो हमने क्या करना, हमने 1-2 बार पढ़ लिया था, जैसे ये क्या ना वाई जाई, ठीक है, तो हमने इसको ट्रिक से पढ़ लिया, चलो BHVHAI भाई जाई है। ठीक है, और घर में ऐसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके चले जाते हैं लोग, सब करते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। और आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो, वो आपको तभी का काम आएगा ना जब आपकी आंखें सही है और लाइट वगैरह सही से नहीं है। अगर आंख सच में खराब है तो रटने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आपसे लाइन से नहीं पढ़वाएंगे। ठीक है, वो VHAI ऐसे नहीं पढ़वाएंगे। ठीक है, वो कभी इधर से पूछ देंगे, ये पूछ देंगे, तो आंखें अगर सही है तो ही आप रटने का भी फायदा होगा, आंखें सच में चौपट है तो फिर कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक आइडिया लग जाता है, अगर आपको मान लो लाइट की व्यवस्था की वजह से अगर सही नहीं दिख रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो भाई जाइए ना, ये 6/6 है। ठीक है, क्योंकि ये ए वाला 6/60 है, ये OX वाला 36 है, 24 है उसके नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाईजाई ही तक पूछा जाएगा, ऑथी MXB तक नहीं पूछा जाएगा। ऑथी क्या, AUTHY MXB, समझ रहे हो, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ रटने का तरीका, बट ये 6/5 हो जाएगा, ये नहीं पूछा जाता है। और हिंदी वाले में टनस मत तक पूछा जाता है, टनस मत। ठीक है, टनस मत, इसको उल्टा सीधा दोनों पढ़ लो, रत या मसा वाला नहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि 6/6 यहीं तक फिनिश हो जाता है। ये दोनों देते हैं तो फिर ठीक है, पढ़ के जाओगे थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है आपको। बाकी ऊपर का तो ठीक है, इतनी भी खराब आंखें तो जवानी में हो नहीं गई होंगी आपकी। बाकी अगर ये वाला चार्ट मिल गया, एक बार हमारे दोस्त बता रहे थे SSC GD में उनको यही चार्ट था, तो फिर प्रॉब्लम है। और इसमें थोड़ा सा बहुत छूट देते हैं। देखो ये भी चार्ट हो ना, आपसे अगर 10 से 12 बार पूछ रहे हैं तो 1-2 बार गलत भी बता रहे हो, बाकी सही बता रहे हो तो चलेगा। आप खाली गलत गलत बता रहे हो, 5-7 चीजें गलत बता रहे हो तो प्रॉब्लम है। 1-2 चीजें होता है कि अच्छी आंखों को भी नजर नहीं आता है,
तो वो चल जाता है। और इसमें भी 2 से 3 गलतियां माफ कर देते हैं। अगर ये वाला पूछेगा तो ये पूछेगा ना कि बताओ इस जो सर्कल का मुंह किस साइड खुला है, राइट। देखो ये क्या है, राइट साइड खुला है, ये लेफ्ट में खुला है, ये अप में खुला है, ये डाउन में खुला है, इस तरीके से पूछेंगे। और और ये 6x6 लास्ट तक है, ठीक है। तो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, अगर इसमें कोई फायदा नहीं है रटने का, ठीक है। बट ये चार्ट तो हजारों होते हैं, बट मेनली यही दोनों होते, तो आपको थोड़ा सा पढ़ लेना। बाकी अपने से पहले शिफ्ट वाले से पूछ लेना किस प्रकार का चार्ट था। ये रहा चार्ट, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए। वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, घबराना मत, मैं डिटेल में जाके बताऊंगा। ये कुछ बीमारी है फीमेल के लिए, आप इसको पढ़ो, इनके बारे में आप ही को पता होगा, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को ज़्यादा डिटेल में इसकी जानकारी नहीं है। अब जो थी ना वो मेल एंड फीमेल दोनों के बारे में मैंने बता दिया। अब देखो जो जनरल चीज़ें थी मैंने बता दी। अब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। अभी एक चीज़ और है जो कि देखो ब्लड, लेकिन जो चीज़ें मेल की जो प्राइवेट पार्ट्स होती है उसके बारे में लास्ट में मेंशन करूंगा। फिलहाल जो जनरल चीज़ें, ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड के अंदर जो उनको टेस्ट करना है वो कर लेंगे, आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। आपका ब्लड सिरिंज से निकालेंगे, वो टेस्ट कर लेंगे उनको क्या टेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यूरिन टेस्ट होता है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का, ब्लड टेस्ट बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का, ठीक है। और ब्लड शुगर टेस्ट वगैरह करते हैं तो आपको खाली पेट वो खुद एडवाइस दे देंगे कि आना है जो भी है। और कोलेस्ट्रॉल वगैरह ले लेंगे वो लोग, ये यूरिन टेस्ट के अंदर कर लेंगे, यूरिया है यूरिक एसिड जो भी है उसके अंदर टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो वो ब्लड और यूरिन लेंगे, तो बाकी क्या क्या टेस्ट करेंगे वो कर लेंगे, वो आपका टेंशन नहीं है। ये एक्सरे टेस्ट करते हैं चेस्ट की हड्डी वगैरह, और ये जो है ना अल्ट्रासाउंड करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स ऑनली, ठीक है। ये फीमेल का कुछ अल्ट्रासाउंड होता है, मतलब पेट का ही होता है, वो उसमें क्या चेक करते हैं इसका मतलब मेरे को नहीं पता, ठीक है, तो वो कर लेते हैं। बाकी ईसीजी होता है आपके हार्ट का टेस्ट, ठीक है, तो ईसीजी वगैरह करते हैं। तो ये सभी चीज़ें, और ठीक है जो भी चीज़ें आपको मैंने बता दी यहाँ पे। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता नहीं है, वो अलग से भी खुद से भी उनको लगा डाउट ना कि यहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम है, जैसे कि कैरी एंगल होता है, कैरी एंगल चेक कर लेंगे आपको। कैरी एंगल मतलब हाथ का होता है ना, कि हाथ किसी का एंगल कम ज़्यादा होता है, तो उसमें कुछ छुपाने की कोशिश मत करना, अदरवाइज सही भी हो तो आप गलत कर दोगे चालाकी में। हाथ सीधा करने के लिए बोले तो जो चीज़ें आप सीधा करना, अदरवाइज ज़्यादा बनने की कोशिश में ना आप बिगाड़ लोगे खुद का। और नौकनी टेस्ट करते हैं, नौकनी में ना देखो मैं बताता हूँ, अगर मान लो ये घुटना हल्का हल्का सटता भी है आपका ना, हल्का गैप भी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वो फिर लिटा के चेक करेंगे। घुटना तो ठीक है, नीचे का भी कुछ वो टेस्ट करते हैं। मेरा घुटना सट रहा था, देखो मैं बता रहा हूँ जेन्युइन तरीके से, मेरा घुटना सट रहा था, मैंने स्ट्रेच करके थोड़ा सा फैला दिया घुटना। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ 26 तारीख का, 26 जुलाई को ये चीज़ हुआ था। वो डॉक्टर भैया इतने पागल नहीं है, ठीक है, वर्षों का एक्सपीरियंस था, उन्होंने कहा बेटा आगे आ जा। ऐसे मेरे जैसे बहुत नमूने थे जो घुटना उनका नी जिनका सट रहा था पैर का, वो फैलाने की कोशिश कर रहे थे, बोले बेटा तुम सब आ जाओ इधर, बुला रहे थे, बोलो तुम बेटा आ जाओ, तुम बेटा आ जाओ, ठीक है। और कहें कि मेरे पास जानते हो 26 साल का 27 साल का एक्सपीरियंस है, आप मेरे को 26 मिनट में कैसे बेवकूफ़ बना लोगे, बात तो सही है भाई क्या। तो फिर बोले आ जाओ इधर लेटो, हम चेक कर लेंगे। नौकनी का ज़्यादा जिस तरीके से आप लोग सोचते हो उस तरीके का नौकनी का प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ घुटना सट रहा है, दिस इज नॉट नौकनी, ठीक है। फिर उन्होंने ना जो एडी के ऊपर के आसपास का ना बोन के बीच का गैप चेक किया, उसके बाद बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खामा खा डर रहे हो, जाओ तुम्हारा नौकरी नहीं है। तो सिर्फ घुटना सटना नौकरी नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें नौकरी में चेक की जाती है। तो यूट्यूब पे जो नौकरी बताते हैं ना, मन करता है पकड़ के उनको चप्पल से मारो, ठीक है, बहुत वाहियात तरीके से बताते हैं, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस करके आ रहा हूँ, उसके तरीके से बता रहा हूँ। क्योंकि मेरा घुटना सटता है, उसके बावजूद भी मेरा क्या बहुत सारे लोगों का सट रहा था। उसके बाद नीचे का कुछ मतलब नीचे के पैर का उन्होंने गैप वैप चेक करके, अब क्या चेक किया कितना चेक किया मेरे को बताया नहीं। उसके बाद एक लकड़ी का गुटका टाइप का था, वो डाल के किसी किसी का देख रहे थे पैर में, वो सभी चीज़ें, और फिर पास कर रहे थे। तो नौकरी से थोड़ा बहुत आप स्ट्रेच करना, ठीक है, मैं बोलूँगा आपको, मैं ये नहीं बोलूँगा घुटना सट रहा है तो आप थोड़ा फैलाने की कोशिश मत करना, ऐसा मत करना, फैलाने की कोशिश हल्का हल्का करना। डॉक्टर अगर पकड़ रहे हैं तो ठीक है, लिटा के तो चेक ऐसे भी करेंगे, ठीक है। अगर घुटना ना सटे ना, अगर आपके घुटना के बीच में फैलाव है तो बढ़िया है, और हल्का पूरा सट जाता है तो हल्की फैलाने की कोशिश कर लेना, हल्का फैले तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, बाकी डॉक्टर पे छोड़ देना जो चेक करे, ठीक है। और ये जो सीन था, बाकी और भी चीज़ें होती है, जैसे उनको लग रहा है कि आपके आंख में टॉर्च वगैरह, और भी आंखों में मतलब इधर उधर पैन करके देखेंगे, आपको आई को घुमा घुमा के देखते हैं, मतलब लगा ना कि नहीं कुछ आपने लैसिक वगैरह करा के आए हो, तो फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, किसी टाइप का सर्जरी। बाकी आपने जो भी लिया है ना,
तो फिर अगर जो लगता है जो एक्सेप्टेबल नहीं है वो पकड़ लेंगे, आंखों में कुछ और प्रॉब्लम आ जाए या फिर आपके बॉडी के स्किन के ऊपर कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिख जाए जो कि जनरली नहीं होना चाहिए। तो फिर एक लड़के का था बोल्ड, मतलब एक हाथ के ऊपर गोल गोल टाइप का था, हमारे दोस्त बन गए थे सारे लोग, तो ग्लोकोमा या फिर ग्लाइकोमा करके उनको कुछ बीमारी बताया गया, उनका फिर चेकअप कराया गया। तो फिर उन्होंने बताया इसमें सीटी स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड हुआ था शायद कि सीटी स्कैन नहीं, अल्ट्रासाउंड हुआ था उसका। ठीक है, उन्होंने बोला कि इसमें फिर प्रॉब्लम है, मल्टीपल ग्लाइकोमा उनको कहा गया, स्किन में कुछ प्रॉब्लम था, गोल गोल हो गया था। तो मतलब बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे मेंशन नहीं होती है, आपके बॉडी के अंदर उनको कुछ एक्स्ट्रा दिख जाता है, वो वहाँ पे वो लोग टेस्ट कर लेंगे, तो उसके अंदर डरने वाली कोई चीज नहीं है। ठीक है, बाकी फ्लैट फुट क्या होता है मैं बताता हूँ। फ्लैट फुट जो होता है ना, आपका जो एड़ी है ना, ये बिल्कुल चिकना नहीं होना चाहिए, इसके बीच का ये जो गैप होना चाहिए, पैर आपका भिगा के चलने के लिए कहेंगे, और जो चलने का छाप बनता है ना वो एड़ी का, कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, इधर गैप। ठीक है, तो आप डरना मत फ्लैट फुट से। और कुछ जबरदस्ती का एक्सरसाइज वगैरह अगर कोई बता देता है, जूता के अंदर लकड़ी डाल के पहने लगो, वो सभी चीजें मत करना, हो सकता है कि उसका साइड इफेक्ट बॉडी पे पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि अगर फ्लाइट फुट फ्लाइट फुट नहीं, फ्लैट फुट है अभी तक, तो आने वाले एक सप्ताह के अंदर 10 दिन के अंदर इसको सुधारा नहीं जा सकता। तो कुछ गलती से कुछ उल्टा सीधा काम मत कर लेना। ठीक है, फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप अपील करोगे, आपको रीमेडिकल मिलेगा। ठीक है गर्ल्स, आप यहाँ से अब चले जाओ, आपके लिए जो था मैंने बता दिया। और एक चीज सुनो, आपका ये कम से कम ना 4 से 5 दिन लगेगा मेडिकल का। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गेट टाटर एंड स्टेन्स रिमूव्ड फॉर टीथ, मतलब आपको दांत साफ करा के जाना है। मेडिकल एग्जामिनेशन ईयर शुड बी फ्री ऑफ वैक्स, वैक्स साफ कराना है। कैंडिडेट्स शुड बी प्रिपेयर्ड टू स्टे फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर 4 to 5 days under their own arrangement, no TA DA shall be admissible। ठीक है, 4-5 दिन का अरेंजमेंट लेके जाना, क्योंकि अब 4-5 दिन में हो सकता है किसी किसी का 2 दिन में मेडिकल टेस्ट हो जाए, बट कुछ चीजें हैं जिसका रिपोर्ट मतलब कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है चेकअप, जिसका रिपोर्ट आने में टाइम लगे तो उसको फिर रहना पड़ जाता है। तो अपने अरेंजमेंट लेके इतना चलना। ठीक है, बाकी 2 से 3 दिन में तो नॉर्मली हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मेडिकल एग्जामिनेशन पास कर लेने का मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपका इनरोलमेंट और प्रोविजनल लिस्ट आता है, वो सभी चीज़ें छोड़ दो। अब हम आएंगे बॉयज जहाँ पे आप जाते हो, बॉडी टैटू का तो सीन है, जो फॉर्म भरा लेंगे वो सभी जाओगे, और ड्रग्स वगैरह नहीं लेके जाना है, मतलब नहीं कंजप्शन होने चाहिए आपका, ये सभी सीन है। अब यहाँ से चले जाओ। अब बॉयज का जो इंपॉर्टेंट चीज़ था मैं बताता हूँ, कुछ प्राइवेट पार्ट चेक होती है। ठीक है, जैसे कि आपका ना वो पाइल्स चेक करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, अब इसमें कोई शर्माने वाली चीज़ नहीं है। वहाँ पे आप जाओगे तो ये सारी लज्जा शर्म दूर हो जाती है। ठीक है, लज्जा और शर्म आपकी दूर हो जाएगी। पाइल्स चेक करेंगे, वो आराम से टॉर्च वगैरह जला के देखते हैं, अगर उनको लगा पाइल्स है आपको सच में, तो फिर आगे कुछ और भी प्रोसेस के लिए जा सकते हैं वो लोग। ओके, अगर लगा कि कुछ नहीं है तो चलो ठीक है। उसके अलावा आपको ना वो और पेनिस और टेस्टिकल्स चेक की जाती हैं, और जैसे आपके पैर के पिछले हिस्से में आपकी नसें गुच्छा गुच्छा बन जाए तो उसको वेरिकोज वेन कहते हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होता है अगर सीवियर है तो। माइल्ड में चलो हो जाता है, मतलब हल्का फुल्का है तो वो एक्सेप्ट कर भी ले। अगर सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि भाई वो कभी भी फट सकता है, तो फिर प्रॉब्लम है। उसी प्रकार आपको ना टेस्टिकल्स के साइज चेक किए जाते हैं, वो नॉर्मल होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब वो क्या कहते हैं ना, ऑपरेशन करा रखे, वो ऑपरेशन भी आपने करा रखा ना अगर हाइड्रोसिल का, तो चल जाता है बाद में, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट अपना जो हो अपने रसीद वसीद ले जाना, जिसमें भी कराए हो वहाँ से, कितने मंथ पहले कराए थे वो सभी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। अभी रिसेंट में मत करा के चले जाना, बहुत पहले अगर कराए हो पकड़ लेते हैं कट मार्क्स वगैरह देख के, तो वो आप रसीद लेके जाओ ताकि पता चल जाए कब कराए हो, कहाँ से कराए हो। ठीक है, और जेन्युइन रसीद ले जाना, फेक बनवा के मत ले जाना, अदरवाइज वो अल्ट्रासाउंड करने को उतर जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। इसके अलावा देखो, टेस्टिकल्स के अंदर भी वेन्स होते हैं, नसें होती हैं, अगर वो नसें बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या गुच्छा गुच्छा बन जाए, उसको वेरिकोसील कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला ना कि अगर उसके अंदर नसें अगर गुच्छा गुच्छा बन जाए तो उसको वेरिकोसील कहते हैं, जो कि माइल्ड वाला फिर भी चलो एक्सेप्ट कर सकते हैं, सीवियर वाला एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और हमारे टाइम में किसी किसी को था तो डॉक्टर ने कहा कि ये भैया इसका सर्जरी बड़ा पेनफुल होता है, और उनको रीमेडिकल दिया गया था। मैंने तो अपना रीमेडिकल आपको जैसे दिखाया था ना, रीमेडिकल मेरे को मिला था इस चीज़ में, बीपी में और पल्स में। ठीक है, मतलब हार्ट बीट फास्ट था और बीपी आई थी, वो बाद में मेरा नॉर्मल हुआ भी, तो उन्होंने ईसीजी वगैरह कराया, सब कुछ नॉर्मल था, फिर भी कमीनापन को उतर गए थे। ठीक था, तो बाकी आपका एयरफोर्स में वैसा नहीं, एयरफोर्स में बड़ा जेन्युइन तरीके से होता है। तो बाकी मेरे को तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आप में से अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है
तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो बाकी अगर हाइड्रोसिल वगैरह में कुछ देखो, हल्की सी अगर कहोगे ना कि सर एक हल्की सी छोटी है और एक हल्की सी बड़ी है, तो नॉर्मल वो सभी चीज़ें नहीं मैटर करता, बहुत ज़्यादा छोटी एंड बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हल्का फुल्का छोटा बड़ा नॉर्मल होता है। ठीक है, टेस्टिकल्स के साइज का, तो उस चीज़ पे मत डरना बिल्कुल भी। बाकी मेरे को लगता है कि मैंने ईच एंड एवरीथिंग पॉइंट्स को यहाँ पे कवर कर दिया, कुछ भी छूटा नहीं है। इसके अलावा जो भी चीज़ें बाहरी स्किन डिजीज वगैरह दिख जाए, उनको आप लगे खांसने छींकने उनके सामने, उनको कुछ डाउट हो गया, ठीक है, तो फिर आपसे कुछ एक्स्ट्रा चेकअप कर ले। बट मेन जो चेकअप थी मैंने आपको बता दी, और मेरे माइंड में जो थी और जो हमारे साथ जो बीती वो सभी चीज़ें, बीपी वगैरह सब चीज़ें मैंने बता दी आप, ये सभी चीज़ें तो चेक होती हैं, नॉर्मल सब चीज़ें। बाकी जाने से पहले फिर से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, रिलैक्स रहना, क्योंकि जहाँ आप सोचते हो ना कि मेरे को डर है, वो बड़ा नॉर्मल दिखता है, और आपको जहाँ डाउट नहीं होता ना उसका साइड इफेक्ट, मेरे को सच में कहूँ ना, देखो मैं बताता हूँ, मेरे को बीपी का पॉइंट और पल्स का पॉइंट बनना बिल्कुल उम्मीद नहीं था, क्योंकि मेरे को लगता है मैं तो नॉर्मल इंसान हूँ, मेरी बीपी और धड़कन कैसे तेज हो सकती है। ठीक है, मेरे को बस डर था यहाँ पे ना कि मेरी वो है नौकनी है, मेरे को नौकनी से प्रॉब्लम था। नौकरी मेरा बड़ा आराम से गया। मेरे को आईज में प्रॉब्लम था कि मैं कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मैं कुछ भी चेकअप वेकअप नहीं कराया था, बात सीधे मैं नॉर्मली जा गया, फिट करेगा करेगा, अनफिट करेगा मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने आईज भी चेकअप नहीं कराई, वैक्स भी नहीं साफ कराया, क्योंकि मैंने टॉर्च से देखवाया, डॉक्टर से बोला साफ है। ठीक है, तो ड्रॉप ड्रॉप नहीं डलवाया मैंने, मेरे को लगा कि सब चलो नॉर्मल होगा। तो मैं नौकरी में मेरे को डर था, और आईज में मेरे को डर था कि मेरी आंखें पता नहीं 6/6 है कि नहीं, मैं कंप्यूटर बहुत ज़्यादा 7-8-10 घंटे यूज़ करता हूँ। ठीक है, बट स्पेक्टिकल्स यूज़ करता हूँ, वो बात अलग है। तो देखो मैंने ये आराम से पढ़ लिया दोनों आईज से, नौकरी भी नॉर्मल चली गई। ठीक है, और जो प्रॉब्लम आया ना, उन सबका डर जो माइंड में रहता है कहीं ना कहीं, वो जल्दी निकलता नहीं है। जब खुशी भी थी, पर ये ना, ये दोनों में प्रॉब्लम आ गया। ये पल्स मेरे को 100 मिनट पर 100 प्रति मिनट दे दिया उसने, और बीपी 150 प्लस चला गया, 110 करके ऐसे कुछ था। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया भी था। तो डरना मत, रिलैक्स रहना, और पानी वानी प्रॉपर तरीके से पीते रहना। फिजिकल के बाद भी, फिजिकल के पहले तो मैं नहीं कहूँगा कि रनिंग के टाइम पे भरपेट पानी पी लेना, बट फिजिकल एक्टिविटीज हो जाएगी जब आपका रेस्ट मिल जाएगा, तो प्रॉपर खाना पानी लेते रहना, क्योंकि पानी की कमी हुई तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम होगा। और सबको एक हिदायत दूंगा, जब यूरिन टेस्ट होने वाला होगा, आधे घंटे पहले से पानी दबा के पीना शुरू कर देना। ध्यान से सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जब यूरिन टेस्ट होना होगा, आधे घंटे पहले से ही, जब आपको सुनने में मिल जाएगा ना कि चलो भाई अब यूरिन टेस्ट होने वाला है, या फिर आधे घंटे बाद यूरिन टेस्ट होगा, तो आधा एक घंटा पहले से ना दबा के पानी पीते रहना, बार बार यूरिन के लिए जाना आना, पानी पीते रहना। बहुत, अगर पानी नहीं पियोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। यही सब चीज़ें, बाकी छोटे भाई की तरह, छोटे बहन की तरह मैंने आप सबको बताया जो भी चीज़ें थी। जाने से पहले भाई जीडी की पीडीएफ्स आपके सामने व्हाट्सएप करके बाई कर सकते हो, और पेड बैचेस के अंदर ज्वाइन करो। गारंटी मैं दे रहा हूँ कि इसके अंदर की जो मटेरियल है ना, वो एक भी चीज़ें आपको कमी नहीं फील होगा, हर चीज़ों को तैयारी कराई जाएगी, जो भी एयरफोर्स का सिलेबस है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय बाय। वीडियो करके शेयर कर दें।